बताइए बताइए। Yeah, great, sir. Sir, in one scenario, हम्म we have the CS devices, हम्म okay, and in service side, it is going to connect to the any core switch, हम्म and we configured the eBGP network between the SD-WAN, CS, and core switches. And in हम्म the core switches, we configured the SBI, okay, to form the eBGP. Okay, likewise, this is a core switch, right? Right? And Yeah, eBGP you're forming, right? yeah, towards the service side, we form the eBGP, Hmm. okay. Okay. And we have created the multiple SVI at the core switches, Mm-hmm. and we wanted to segregate the traffic. Means there is the one corporate user, one guest user, and maybe the one other VPN user. Okay. Okay. So for the corporate, they wanted to go to the advertise their subnet towards the DC, and from the DC they will go to the another site, right? That is the one scenario. Mm-hmm. But for the guest user, we do not wanted to go to the DC because there is no need. They only wanted to uh, access the internet. Means they are not a part of the organization, right? So Mm-hmm. why they are going to the data center and shared their subnet. So basically they were the external user and they wanted to sit into the organization and they wanted to access the internet. Hmm. तो इन दोनों का ट्रैफिक जैसे कि हम लोग ये टीलॉक से आउट करेंगे, ठीक है, ये बीजीपी से जो होगा तो हमारा ट्रंक बना देंगे तो वहां से सारे विलेन पास हो जाएगा और एसडी वैन पे आके लैंड हो जाएगा। अब यहाँ से जो ट्रैफिक आउट होगा तो हमने तो नीचे डाउन साइड में हमने वीआरएफ क्रिएट कर रखा है, वीआरएफ 1 2 4 वॉट एवर। तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वीआरएफ 2 इज क्रिएटेड फॉर द गेस्ट यूजर एंड वीआरएफ 1 इज क्रिएटेड फॉर द कॉर्पोरेट यूजर, Mm-hmm. ठीक है। तो वीआरएफ 1 का ट्रैफिक हमारा डेटा सेंटर जाए लाइक ए हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, एंड जो गेस्ट का ट्रैफिक है वो डायरेक्टली मतलब कि वो हो जाए डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस दिया। Mm-hmm. तो उसके लिए सर कैसे हमको पॉलिसी या क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमको एसडी वैन बॉक्सेस में? बताया था आपको वीपीएन मेंबरशिप बोला था, यही तो बताया था मैंने। वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी यही तो होती है। और क्या होता है? वीपीएन मेंबरशिप यही तो होता है। गेस्ट ट्रैफिक नहीं भेजना चाहते हो आप किसी भी साइट पे तो उसको लिमिट कर दो। ये सीधे यहीं से बाहर चला जाएगा डीआईए। जैसे हमने यहाँ पे डीआईए पे हमने भेजा था, ये वाला ट्रैफिक यहाँ से भेजा था ना हमने वीपीएन 10 को। विसेंड ना वीपीएन 10 ट्रैफिक वायर डीआईए। नो एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेम्बर राइट नाउ सर। हाँ, मैं तब तभी बोल रहा हूँ ना कि हमने देखो, अब सिंपल सी बात, वीपीएन 10 का ट्रैफिक है, ठीक है। वीपीएन 10 का ट्रैफिक अभी यहाँ भी वीपीएन 10 है, यहाँ वीपीएन 10 है, यहाँ वीपीएन 10 है, यहाँ वीपीएन 10 है, सब जगह वीपीएन 10 है। चलो आपने हब ने स्पोक बना दिया, वीपीएन 10 का राउट यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि मेरा वीपीएन 10 का ट्रैफिक यहाँ ना आए, राइट, यहाँ भी ना आए, यहाँ भी ना आए, वीपीएन 10 मेरा सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहिए गेस्ट यूजर के लिए। तो उसको कैसे लिमिट करते हैं? वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी। वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी यही तो होता है कि वीपीएन जैसे आप जैसे वीआरएफ यहाँ यूज कर रहे हैं, वीआरएफ 2 के जो आप गेस्ट का वीआरएफ है, वीआरएफ 2 इक्वल टू वीपीएन 2, राइट। वीपीएन करेक्ट 2 करेक्ट। का जो है ट्रैफिक वो आपका मेंबरशिप ना बनाए किसी दूसरे साइट से। मतलब जो भी वीपीएन आप बनाओगे लोकल टू द साइट, दे ओनली गो आउट। ये यहाँ का वीपीएन बाय डिफॉल्ट 2 का ट्रैफिक यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ वीपीएन 2 का ट्रैफिक यहाँ नहीं पहुंचेगा। ये तो वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी होती है। ये तो हमने टेस्ट किया था। अगर मैं जाता हूँ देखो इसके VPN स्टेप्स क्या होंगे सर? आपको थोड़ा सा एक रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं बताता हाँ हूँ वही कीजिए विपिन सर। मेंबरशिप की जो है, मैंने वहाँ पे डाला है। बट बहुत इजी है, बहुत इजी है, सबसे इजी पॉलिसी है। मतलब वन ऑफ सर द आ जाए इजीएस्ट। तो सब कुछ इजी है नहीं नहीं, मैं सर। बता रहा हूँ जितनी पॉलिसी की है सबसे इजी पॉलिसी, बहुत छोटा सा स्टेप है, कुछ नहीं करना आपको। पॉलिसी में जाओ, यहाँ पे विपिन मेंबरशिप पॉलिसी यहाँ पे है, देखो ये रहा विपिन मेंबरशिप पॉलिसी, ये रहा। कुछ नहीं करना होता है इसमें। आपको करना क्या है, जिस साइट के लिए अप्लाई करना है उसका साइड आईडी डाल देना है। टोपोलॉजी देखो यहाँ पे, ये टोपोलॉजी है विपिन मेंबरशिप पॉलिसी, ये रहा। इसमें करना क्या है देखो, नहीं, जिस विप टोपोलॉजी में क्या करना है सर? टोपोलॉजी में यही बता रहा हूँ टोपोलॉजी में टोपोलॉजी की विपिन मेंबरशिप पॉलिसी है ना ये रही।
मेंबरशिप पॉलिसी नहीं टॉप। मतलब कि सबसे पहले हमको सेंट्रलाइज पॉलिसी में जाना है, सेंट्रलाइज पॉलिसी के बाद फिर हमको जाना पड़ेगा पॉलिसीज पॉलिसीज में सेंट्रलाइज। ऐड पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, दिख रहा है यहाँ पे हाँ हाँ दिख वीपीएन रहा है। मेंबरशिप, ठीक है। अभी पूछता है, नाम डाल दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो टेस्ट वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी। ठीक है, जिस वीपीएन को आपको मेंबरशिप बनाना है, ठीक है। जैसे साइट, कौन सी साइट का है, मतलब एक साइट आपको यही साइट है क्या, सारे साइटों को क्लिक करना है, किस साइट क्लिक करना है आपको? साइट हाँ साइट मान इज, लीजिए कि आप कोई भी एक साइट ले हाँ लीजिए एक जिस। साइट लेना है, ठीक है। साइट फ्री है हाँ तो साइट फ्री यहाँ ले लो। अगर सबको करना है तो उनका साइट का ग्रुप बना, जैसे स्पोक साइट सारे के लिए करना है तो ग्रुप बना लो ना, साइट फ्री ले लो आप। और इस साइट फ्री में आप बोल दो कि साइट थ्री में मेरी वीपीएन मेंबरशिप होनी चाहिए, इसमें 3 वीपीएन है, वीपीएन 10 है, 20 है, 30 है ना, 3 वीपीएन यहाँ पे। करेक्ट तो करेक्ट हाँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वीपीएन 10 20 का ट्रैफिक मेंबरशिप करे, 10 का ना करे, तो आप उसको इंक्लूड कर दो यहाँ पे, वीपीएन 20 कर दो इंक्लूड, ठीक है। वीपीएन 30 नहीं है तो हमने बनाया नहीं है, तो 20 का मेंबरशिप हो जाएगा, 10 का एक्सक्लूड हो जाएगा बस। और यहाँ पे जाओ आप नेक्स्ट, और नेक्स्ट जाने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे वही नाम डाल दो, बस पॉलिसी बन गई आपकी, खत्म हो गया प्रीव्यू मेरा पॉलिसी का, यही था बस। बहुत इजी पॉलिसी है, कुछ नहीं करना है इसमें। नहीं तो अगर हम इसको मैं डीआर बनाएंगे तो ये तो आपका बीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी हो गई। ये पॉलिसी मतलब कि हमारा जो बीपीएन है एक दूसरे को सेग्रीगेट कर दिया, करेक्ट ना, सेगमेंटेशन हो गया। हम्म। अब मान लीजिए कि हमको केवल इसको इंटरनेट एक्सेस देना है, इस यूजर को, इस यूजर हाँ से हाँ। जितने भी ट्रैफिक आएंगे अगर तब हमको केवल इंटरनेट अब देना लास्ट है। क्लास में डीआईए का बताया था आपको, लास्ट क्लास में डीआईए का बताया था आपको, आप याद कर रहे हो कि नहीं याद कर पा रहे हो और उसको नहीं सर, आपको? मुझे थोड़ा सा रिव्यूज करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, डीआईए पॉलिसी बनाया था ना, तो आप इन दोनों पॉलिसी एक साथ क्लब कर दो ना, इस पॉलिसी को डीआईए को, तभी बोलता हूँ ना थोड़ा क्लास में ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। देखो ये पॉलिसी मैंने बताया था, तो इस पॉलिसी को इस पॉलिसी के अंदर क्लब करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको। जाना क्या है, जब पॉलिसी वीपीएन मेंबरशिप बनाओ तो इसका थोड़ा सा नेम मॉडिफाई कर दो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, रुको, इसको जाके कैंसिल करो, डिलीट कर दो इसको, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड पॉलिसी करो, करने के बाद अभी देखो आपको दो पॉलिसी एक साथ बनानी है, एक डीआईए पॉलिसी, एक वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी। तो यहाँ पे जाओ, पहले पहले आप कस्टम वाला बनाओ, आपको जो नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आप वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी पहले बना लो, फिर मैं कस्टमर बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो एक मिनट, ऐड हो गया, एप्लीकेशन हो गया हमारा, वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी हो गया यहाँ पे, टेस्ट वीपीएन, वीपीएन एम। सो यहाँ पे आपका हो गया साइट थ्री, यहाँ पे ले लो आप, साइट थ्री लेने के बाद वीपीएन 20 ले लो आप, ये हो गया आपका वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी। फिर आपका यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट ट्रैफिक डेटा पॉलिसी में जाओ, ठीक है। यहाँ पे डेटा पॉलिसी में क्रिएट न्यू करो, और ये आपका इसी में डीआईए पॉलिसी हो गया, डीआईए पॉलिसी, इसी के अंदर आप ऐड कर दो सीक्वेंस। अब इसके कस्टम पे जाओ, कस्टम पे जाने के बाद आप क्या मैच करोगे, आपका मैच करना है सोर्स प्रीफिक्स लिस्ट, आ गया सोर्स डेटा प्रीफिक्स लिस्ट। कहाँ से ट्रैफिक आएगा, पीछे से आएगा, मान के किसी एक सबनेट का ले लो, पीछे के लाइन का सबनेट है ना, जिससे गेस्ट के गेस्ट का सबनेट होगा, करेक्ट उसी को लोगे करेक्ट ना। तो करेक्ट। मान के चलो कि लूप बैक 13 गेस्ट सबनेट है आपका, तो उसको ले लो लूप बैक 13। देखो मैंने सारी चीज बताई थी आप लोगों को, बट इस सबनेट से आता है, फिर आप क्या करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद नेट वीपीएन पे इसको भेज दो, ठीक है। पॉलिसी हो गया सेव, बस खत्म। यहाँ पे डिफॉल्ट जाओ, यहाँ पे इसको करो, एक्सेप्ट करो, मैच करो, सेव करो। ऑलरेडी ये पॉलिसी है तो इसको नाम चेंज करते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी बन गया। फिर देखो अब इसमें दो पॉलिसी हो गया आपके इसी पॉलिसी के अंदर, इसी तरह की सारी पॉलिसी एक ही पॉलिसी के अंदर बना सकते हो। अलग अलग पॉलिसी तो मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों को पढ़ने में समझ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर एक ही पॉलिसी के अंदर आप वीपीएन, आप टोपोलॉजी, हब एंड स्पोक, आप एप्लीकेशन में राउटिंग, ट्रैफिक डेटा,
क्लाउड पॉलिसी सब बना सकते हो एक ही के अंदर। अब इसको जाके यहाँ पे नाम रख दो कि आप लिख दो इसको, क्या पॉलिसी का नाम लिख सकते हैं हम इसको, इसको लिख दो कि कस्टम पॉलिसी लिख दो इसको, ठीक है, कस्टम पॉलिसी। तो ये हो गया कस्टम पॉलिसी, इसको यहाँ पे लिख दो, साइट के लिए हो गया बस, और इसके VPN। अगर मल्टीपल साइट के लिए करना होगा तो अब इसमें साइट दो आईडी यहाँ पे, नंबर। साइट आईडी लगा दो यहाँ पे, एक मिनट, साइट आईडी लगा दो, किस साइट के लिए है, 3 के लिए फ्रॉम दिस, किस VPN के लिए है, 10 के लिए है, लगा दो यहाँ पे। तो मल्टीपल साइट के लिए बनाना है तो आपको साइट आईडी वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा ना, जितने साइट आईडी पे जो आपको ऐड करना था, तो ये वो जैसे कॉमा कॉमा दे के करते हैं क्या उसमें? यहाँ पे नहीं, ऐसे ले लो, साइट 4 डाल दो, हो गया, साइट 5 डाल दो, हो गया, ओके ओके ओके। बस हो नीचे गया। से सेलेक्ट करके जाएंगे तो वो अपना सेव होता जाएगा। हाँ, ये लो पॉलिसी बन गई आपकी। तो दोनों पॉलिसी अब हो गई, DIA पॉलिसी भी हो गई, आपकी मेंबरशिप पॉलिसी भी हो गई। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, वीडियो देखो दोबारा संजय, अब ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन पूछोगे तो आपसे उम्मीद नहीं था कि मतलब आप इतनी जल्दी भूल जाओगे, क्योंकि ये मतलब तो कि मैं बिल्कुल ये सारी चीजें जो आप पूछे हो ना, मैं बड़ा फोकस करके, पता नहीं कैसे आप बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि DIA पॉलिसी मैंने बताया, VPN मेंबरशिप पॉलिसी बताया, बड़ा फोकस करके बताया मैंने, एप्लीकेशन और राउटिंग पॉलिसी तक, ये सब चीजें कम से कम आप जितना पैशनेटेड हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको वीडियो देखो, रिकॉर्डिंग देखो, और इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो आई थिंक विवेक ज्वाइन नहीं किया क्या आज, कोई बात नहीं। सो टुडे इज आवर लास्ट सेशन, ठीक है, अगर इसके बाद लगता है तो आप लोग बताना मुझे। सो आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग थियोरेटिकली, जो पार्ट है हमारा क्लाउड का, सिक्योरिटी का, जो भी है, सो आई विल कवर दैट एंड लेट्स सी। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें बात किया, बट लेट्स डिस्कस अबाउट थियोरेटिकल स्टफ। प्रैक्टिकल के अलावा हमारे पास अब थियोरेटिकल स्टफ है। हाँ, एक चीज और, जो उस दिन CH का नहीं हो रहा था ना, तो कुछ इसकी इमेज में प्रॉब्लम है, मैं बहुत ट्राई किया, तो मैंने ना इसकी सेम स्टेप्स है जो सक्सेसफुल पिछले बैच की जो लैब है वो मैंने अपलोड कर दिया है, कोई भी स्टेप्स में गड़बड़ नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा दिक्कत कर रहा है। अब इसकी इमेज मुझे चेंज करनी पड़ेगी, अब मैं उसको करके देखता हूँ, बट ये बार बार वो सर्टिफिकेट का एरर दे रहा है। तो मैंने एक वीडियो जो है पुराने, जो पिछले बैच का है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको देख लेना एंड यू विल फाइंड दैट आंसर कि मतलब क्या स्टेप्स हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल चला हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सर्टिफिकेट ही कॉपी नहीं हो रहा था, बाकी तो स्टेप सिमिलर ही हैं, और कुछ नहीं करना है CH का। तो यू विल गेट दैट ऑल डिटेल वहां से। सो अब हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ, देखो अब इसके अंदर आप जाते हो तो आपके इस पर्टिकुलर टैब के अंदर यू विल फाइंड क्लाउड ऑन रैम्प फॉर द SaaS, क्लाउड ऑन रैम्प फॉर द IaaS। सो SaaS क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, एस इजकल टू IaaS इजकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। एक होता है आपका PaaS, जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, क्लाउड के टर्म्स हैं। तो SD-WAN को हम इनके साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या मतलब होता है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर SD-WAN सिक्योरिटी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ये भी सिक्योरिटी का अलग मॉड्यूल है, बट थ्योरेटिकली आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी में क्या होता है, किस टाइप के हम चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। से ये आपका SD-WAN सिक्योरिटी के अंदर आता है। सो लेट्स स्टार्ट, पहले हम बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की, जैसे हमारा ये है कि जब क्लाउड ऑन रैम SaaS की बात करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कुछ कुछ आपको मिलेगा सोल्यूशन। तो देखिए, SaaS एप्लीकेशंस क्या होती हैं? SaaS एप्लीकेशन जैसे आपके मेजर SaaS एप्लीकेशंस होती हैं, दैट इज आपका यहाँ पे ऑफिस 365 आपके कंपनी में यूज होता है, गूगल ड्रॉप बॉक्स होता है, गूगल ड्राइव्स होती हैं, सेल्स फोर्स के एप्लीकेशंस हैं। सो इनको एक्सेस करने के लिए ट्रेडिशनल जो तरीका था वो ये था कि अगर किसी भी SaaS एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो तो आप रिमोट साइट से, आप पहले अपने रीजनल हब पे जाते थे या डेटा सेंटर पे जाते थे, फिर वहां से आपको लोकल ब्रेकआउट से इन एप्लीकेशन को एक्सेस करते थे, क्योंकि वहां पे इंटरनेट की सर्किट आपकी लगी होती थी। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि इफ यू स्टार्ट गोइंग टू योर रीजनल हब और डेटा सेंटर, तो उनकी लेटेंसी ना ऐड होती थी। जैसे यहाँ से साइट से जब वो रीजनल हब पे पहुंचेगा तो इसकी लेटेंसी एक ऐड हो गई, फिर यहाँ से एप्लीकेशन पहुंचा तो प्लस यहाँ की लेटेंसी एक ऐड हो गई। तो आप सोचो कि मान के चलो कि आप दिल्ली में बैठे हो और आपकी न्यू दिल्ली में ही ये माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, दिल्ली में ही रखा हुआ है, बट आपका डेटा सेंटर मुंबई में है। तो पहले आप मुंबई जाओगे, फिर आप दिल्ली में बैठे हो, आप पहले आप मुंबई गए, फिर आप दिल्ली लौट कर आए,
सो अननेसेसरी का आपको यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आओ और आपका लेटेंसी ऐड हुआ, तो दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। क्योंकि जो SaaS बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, वो हर रीजन में उनकी होस्टिंग होती है, बट हर रीजन में आपका डेटा सेंटर नहीं हो सकता है, राइट? सो ये एक लेटेंसी इंट्रोड्यूस करती है, दैट इज नॉट गुड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। यूजर की एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता था, तो इसमें कहीं ना कहीं चीजें ना प्रॉब्लमेटिक होती थी। तो वहां पे क्या होता था कि आपको बेसिकली यू जस्ट हैव टू थिंक कि किस तरीके से इसको मिटिगेट किया जा सकता है। सो उसी के लिए बेसिकली क्या हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द SD-WAN DIA सॉल्यूशन, सो उस DIA सॉल्यूशन में हम लोकल ब्रेकआउट की बात करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कि क्लाउड ऑन रैम SaaS की बात करते हैं, तो हमारे रिमोट ब्रांच है, तो उसको मैं ट्रैफिक को डेटा सेंटर रीजनल हब नहीं भेजूंगा, उसको नहीं भेजूंगा, मैं अपने लोकल DIA के थ्रू ही वहां से डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज दूंगा। तो क्या हुआ, जो ये लेटेंसी मेरी जा रही थी, प्लस हो रही थी, फिर यहाँ से यहाँ जा रही थी, ये तो मेरी पूरी बच गई ना। अगर अब मेरा दिल्ली में डेटा सेंटर है, तो मेरे को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लोकल DIA से निकलूंगा और दिल्ली डेटा सेंटर में लैंड कर जाऊंगा। सो आई कैन सेव माई लेटेंसी और मेरा यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया, राइट? तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा क्या प्लस पॉइंट होता है कि जैसे क्लाउड ऑन रैम की जो सोल्यूशन होते हैं, तो वो क्या करती है कि जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मान के चलो डुअल DIA है या डेटा सेंटर की आपके साथ सर्किट है, जैसे यहाँ पे देखो एक डायरेक्ट ब्रेकआउट है और एक आपको गया डेटा सेंटर के पास जाने का रास्ता है। तो इनको ये प्रोब करते रहते हैं, इनको ये प्रोब कर देना। प्रोब का मतलब क्या होता है कि जैसे इनकी लॉस लेटेंसी जीटर्स जो है इंफॉर्मेशन, वो ये साइट के जो राउटर्स होते हैं, इसके पास एक DPI होता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो बोलते हैं। तो यहाँ पे DPI इंजन्स लगे होते हैं, सो डीप पैकेट इंस्पेक्शन। सो इस DPI में क्या होता है कि उनकी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जो भी एप्लीकेशंस को कम्युनिकेशन का, वो हमेशा एल्गोरिथम रन करके मशीन लर्निंग के थ्रू अपने पास एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करते हैं, ताकि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर इसको लगता है कि इस पाथ में मेरा प्रॉब्लम है, तो अपने आप ये फेल ओवर कर देगा आपका सेकेंडरी पाथ पे। सिमिलर, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर इस लगेगा कि मेरे प्राइमरी पाथ में प्रॉब्लम है, तो वो आपका सेकेंडरी पाथ पे ये वाया गेटवे इसको फेल ओवर कर देगा। सो ये एक बेनिफिट होता है। तो पहला बेनिफिट हो गया कि आपका एक तो लेटेंसी का जो प्रॉब्लम था नॉर्मल सिनारियो में, जो डेटा सेंटर पे डिपेंडेंसी थी सारी लोकेशन की, वो खत्म करके आपने हर साइड से आपने लोकल ब्रेकआउट निकाल दिया। तो इस वजह से आपका परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो गया है। तो इसलिए आपके जब अगर आप देखोगे, तो आपके जितने भी साइट्स होते हैं, जितने भी साइट्स होते हैं, तो यहाँ पे ना वो क्या करते हैं कि वो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, अगर क्लाउड फॉर SaaS का, तो हर एक एप्लीकेशन को ये नो मॉनिटर करते रहते हैं, उनकी क्वालिटी स्कोर बनाते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन की क्वालिटी स्कोर क्या है, बैड है, गुड है, किस साइट से, किस किस ब्रांच से क्या है। तो वो क्वालिटी स्कोर से ही DPI जो होता है, वो फाइनली आपको बताता है कि आपके लिंक की परफॉर्मेंस कैसा है और किस तरीके से आपका ट्रैफिक जाना चाहिए। सो अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा और इसके बारे में पहले दिखाता हूँ कि देखो, पहले क्वालिटी स्कोर, तो पहले क्लाउड ऑन रैम SaaS के अंदर आप जाओगे, तो इसको बोलता है कि क्लाउड ऑन रैम SaaS सब्सक्रिप्शन इज नॉट एक्टिव। तो पहले इसको एक्टिव करना पड़ता है। तो कैसे एक्टिव करोगे, तो सेटिंग में जाओ पहले। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये डिसेबल है, तो यहाँ पे एडिट करो। एडिट करने के बाद इसको इनेबल कर दो, इनेबल करके सेव कर दो। तब अब आपका क्लाउड ऑन रैम यहाँ पे इनेबल हो गया। तब यहाँ जाओ, दोबारा से क्लाउड और रैम SaaS पे जाओ, क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे आपका इनेबल हो गया। अब यहाँ पे इनेबल होने के बाद, अब जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे, तो ये इसके पास एक ऑप्शन आता है कि आप किस किस एप्लीकेशन को मॉनिटर करना चाहते हो। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे एप्लीकेशन को मॉनिटर करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि Office 365, देखो वही है। तो किस VPN के अंदर, तो मान के चलो VPN 10 से मॉनिटर करना चाहता हूँ, सो VPN 10 से मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐड कर दिया। तो देखो एक एप्लीकेशन हो गया मेरे पास। सिमिलरली मैं दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहीं से ऐड कर दो फिर से। सो ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, फिर भी VPN 10 के अंदर सेल्स फोर्स। कुछ कुछ एप्लीकेशन हम यूज कर लेते हैं, जैसे मान के चलो कि फेसबुक है क्या, नहीं है फेसबुक, और क्या क्या अमेजोन, AWS है, हमारे पास बॉक्स है, गो टू मीटिंग है। तो ये दो चार हम एप्लीकेशन के यहाँ पे डाल देते हैं। डाल दिया हमने।
अब ये क्या करेगा कि जब आप इस पे क्लाउड और रैम साइज पे जाओगे, देखो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे इन एप्लीकेशंस की जो है, एक मिनट, अरे कहाँ गया, सेव नहीं किया, जस्ट सेव करना भूल गए, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ, सेव भी करना था ना, हम सेव करना भूल गए। सेव चेंजेस, सो यहाँ पे करना जरूरी है, नहीं करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये इनकी क्वालिटी स्कोर मेंटेन करेगा कि मतलब अपने आप ही अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी हर साइड से, तो ये एप्लीकेशन को अपने आप ही प्रोबिंग करते रहेगा कि कौन साइड से, तो मतलब यहाँ पे 3 कलर में आएगा, बैड आएगा, एवरेज आएगा, गुड आएगा, तो बताएगा कि गुड टू मीटिंग की क्या स्टेटस है, आपकी ड्रॉपबर्स की क्या है, तो इस तरीके से आप इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ये होता कैसे है कि जैसे मान के चलो कि अब इसका डीप डाइव अगर करते हो आपको, तो जैसे मान के चलो कि ये आपका क्वालिटी प्रोबिंग कैसे करेगा। तो कोई भी डीआईए सर्किट्स होती है, जैसे मान के चलो कि ये साइट आपकी है, यहाँ पे ये वाली, दिस इज अ साइट एंड यू वांट टू डू द डीआईए मॉनिटरिंग। सो यहाँ पे होना क्या है कि जैसे ये वैन एज सर्किट है, अब इसके पास आपको ऑफिस 365 के पास जाना है, ठीक है। सो इसको क्वालिटी प्रोबिंग कैसे होगी, दो तरह की क्वालिटी प्रोबिंग होती है। ये जो वैन एज होता है, एक आपका डीएनएस रेजुलेशन करेगा, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका डीएनएस रेजोल्यूशन करेगा और देखेगा कि इसको डीएनएस रेजोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, इस आईएसपी से और इस आईएसपी से, दोनों से करेगा, दोनों लिंक से करेगा। डीएनएस सर्वर आपका कहीं और रखा हुआ है, तो डीएनएस प्रोबिंग करेगा, वैनेज परफॉर्म द डीएनएस रेजोल्यूशन फॉर द कॉन्फ़िगर क्लाउड ऑन द रैम SaaS एप्लीकेशन, दोनों ही लिंक से करेगा। वैन एज ऑल्सो करेगा क्या, एचटीटीपी प्रोबिंग करेगा, एचटीटीपी पिंग करेगा, इन एप्लीकेशन को एचटीटीपी पिंग करेगा बार बार। तो दोनों ही आईएसपी से करेगा कि एक तो डीएनएस की प्रोबिंग करेगा और दोनों ही लिंक से इसके एचटीटीपी पिंग भी करेगा। तो इन दोनों के बेस पे डिफाइन करेगा कि मेरा कौन सा सर्किट बेटर है और उसकी क्या लॉस लेटेंसी जिटर आ रही है। सो ये दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ही बेस पे जितने भी हमारी एप्लीकेशंस होती है, सो वैन इज डिटरमाइन द बेस्ट परफॉर्मेंस डीआईए सर्किट बेस्ड ऑन द लॉस लेटेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्टेड बाय द एचटीटीपी पिंग। सो जो भी आपके पास है उनके बेसिस पे ये रिपोर्ट करेगा और उसके बाद आपको ये ग्राफ मिलेगा कि भाई कौन सा आपका साइट किस तरीके से आपका चल रहा है। So this is known as the quality probing. So quality probing is going to happen in two parameters कि आपका DNS resolution plus HTTP ping दोनों के ही बेसिस पे होना है। फिर इसके अलावा कि होता क्या है कि जब डीएनएस रेजोल्यूशन होता है, तो डीएनएस क्वेरी होती है, राइट। और डीएनएस क्वेरी होने के बाद क्या करता है कि जो आपका इंजन होता है, डीपीआई इंजन जो बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि आपका कोई भी डीएनएस क्वेरी गया, तो उसका फिर आपका उसको मेंटेन किया, फिर दूसरे बाद में उसने डीएनएस क्वेरी भेजा जो आपका नॉन क्लाउड ऑन रैम SaaS एप्लीकेशन है उसके लिए भी भेजा उसने, फिर उनकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि होस्ट परफॉर्म द डीएनएस रेजोल्यूशन फॉर द क्लाउड ऑन रैम SaaS एप्लीकेशंस, जो भी होगा, जैसे ऑफिस 365 हुआ, वैनेज इंटरसेप्ट डीएनएस क्वेरी, उसको जो आपका राउटर होगा उस डीएनएस क्वेरी को इंटरसेप्ट करके अपने पास डीपीआई इंजन में उसको रखेगा। डीएनएस क्वेरी इज a cloud on RAP SaaS application is redirected by the best performing DIA. So जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मिंग डीआईए होगा उसकी तरह उसको भेज देगा, क्योंकि आपको उसको कन्फिग्रेशन करना पड़ता है, राइट। या इसके पास ऑटोमेटिक भी अगर छोड़ दोगे तो दिस इज गोइंग टू बी हैपन। DNS query for the non-cloud on RAM application are forwarded according to the routing table. So अगर आपका कोई DNS query नॉन क्लाउड ऑन रैम मींस क्लाउड ऑन रैम का नहीं है पार्ट, तो उसको बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल जो भी होगा उसके थ्रू फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन जो क्लाउड की जो सर्विसेज होंगी उनको बेस्ड ऑन द लॉस लेटेंसी जीटर, जो परफॉर्मिंग बेस्ट पाथ होगा अपने आप कंपेयर करेगा और अपने आप भेजेगा, तो कितनी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। मतलब यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा राउटिंग क्या है, इंटरनेट सर्किट मेरा किसका कौन सा पाथ मेरा बेस्ट आ रहा है, मुझे उसको चेक ही नहीं करना है।
मुझे सिर्फ एप्लीकेशन में फोकस करना है, एप्लीकेशन कौन से पाथ से मेरे को बेटर मिल रही है और मुझे उस पे सीधा ट्रैफिक भेज देना है। सो देखो होता क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन को जब आप एक्सेस करने जाते हो, राइट, सो उसमें होता क्या है कि जब पहला पैकेट आपका जब भी जाता है तो आपका हमेशा वो बेस राउटिंग की बेसिस पे जाता है। तो हो सकता है कि जो फर्स्ट पैकेट इज गोइंग कि आपका जो लॉसी लिंक है उसी के थ्रू चला गया, बट उसके बाद जैसे ही उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करते हो तो उसकी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है इसके पास, डीपीआई इंजन के पास। तो वो एक डेटाबेस मेंटेन कर लेता है और बोलता है कि भाई ये पाथ जो है दैट इज नॉट गुड, इससे बेटर पाथ हमारे पास इधर से है। एंड नेक्स्ट टाइम जब यूजर का ट्रैफिक आता है तो अपने आप इसको इधर भेज देता है। तो देखो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि host initiate the communication with the cloud on RAM sense application. Initial application flow may not follow the best performing path until application is fully recognized. साफ साफ लिखा हुआ, मतलब वो राउटिंग देख कर ही जाएगा, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करो, आपका एचटीटीपी हेडर को पढ़ेगा नहीं, एचटीटीपी कुकीज को पढ़ेगा नहीं, एप्लीकेशन इंजन उसको देखेगा नहीं, तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जब एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो अपना कैसे टेबल पॉपुलेट करता है जो डीपीआई के अंदर है, और वो कैसे टेबल के बेसिस पे जब नेक्स्ट फ्लो आपका आएगा तो वो अपने आप ही जो बेस्ट परफॉर्मिंग डीआईए होगा उसको थ्रू वो चला जाएगा बाहर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द SaaS एप्लीकेशन जब उसको ट्रैफिक स्टीयरिंग करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब इसमें क्वालिटी प्रोबिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे में कि मान के चलो कि अब यहाँ पे देखो कि ये क्वालिटी प्रोबिंग प्रोबिंग हो रहा है, ये राउटर डीएनएस क्वेरी भेज रहा है, SaaS एप्लीकेशन को एचटीटीपी प्रोबिंग कर रहा है, फिर एक डेटा सेंटर के थ्रू भेज रहा है। तो अब इसमें से कौन सा बेस्ट होगा और कैसे पता चलेगा कैसे बेस्ट होगा? तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बीएफडी है, ये बीएफडी टनल बनेगा, यहाँ से ये करेगा एचटीटीपी प्रोबिंग करेगा। तो जब इसको कंपेयर होगा, ये आपका एचटीटीपी प्रोबिंग हुआ, राइट। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो जब भी आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो एचटीटीपी इसका प्लस बीएफडी का लेटेंसी प्लस एचटीटीपी का दोनों का ऐड करने के बाद अगर ये लेटेंसी आपका विन कर रहा है तो ही इधर से ट्रैफिक जाएगा, अगर इसका हाई है और इसका कम है तो इधर से जाएगा। तो ये बीएफडी का भी लेटेंसी ऐड करता है प्लस एचटीटीपी प्रोबिंग का भी ऐड करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वैन इज रिमोट एंड द गेटवे साइड परफॉर्म द डीएनएस रेजोल्यूशन फॉर द SaaS एप्लीकेशंस, ये तो नॉर्मल हर बार करेगा। Vantage at remote and the gateway initiate the periodic HTTP ping toward the configure। तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, दोनों करेंगे, बट बीच का क्या? Vantage at the remote site determine the best performing path toward the cloud on RAM SaaS application based on HTTP ping to the SaaS plus BFD to the gateway, ये दोनों ही ऐड करेगा, बिना ऐड किए आपको कंपेयर नहीं करवाएगा। क्योंकि आप जो रिमोट साइट है पहले उसे डेटा सेंटर जा रहा है, वो बीएफडी लेके जाएगा, एंड बीएफडी का भी यही काम होता है, लॉस लेटेंसी जिटर आपको मेजर करना, एंड देन आपका वहां से ट्रैफिक इंटरनेट पे जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका चलता है। देन आपका नेक्स्ट जो टर्म है कि डीएनएस रेजोल्यूशन क्वेरी। सो डीएनएस क्वेरी वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ से आपका बीएफडी जाएगा लेकर, फिर वो डीएनएस क्वेरी भेजेगा, डीएनएस क्वेरी जाएगा क्लाउड ऑन रैम SaaS एप्लीकेशन के लिए, डीएनएस क्वेरी नॉन क्लाउड अगर कोई नहीं है तो उसके लिए राउटिंग लेकर जाएगा। और इस तरीके से उस पे फिर कंपेयर नहीं हो सकता है कि आपका नॉन जो क्लाउड वाले एप्लीकेशन है नॉर्मल राउटिंग चेक करते हैं, लेकिन क्लाउड एप्लीकेशन ऑलवेज गो बाय द लाइक दो लिंक है, तुमको हमेशा कंपेयर करेंगे। तो host perform the DNS resolution of the cloud on RAM SaaS application. Remote site manage initiate the intercept for the DNS query. DNS query for the cloud on RAM SaaS application redirect the base performing path. Overread over the DNS setting. Same चीजें जो ऊपर हमने देखा है, DNS queries for the non cloud on the RAM application of forwarded according to the routing table. सिंपल सी चीज है कि भाई अगर डीएनएस की क्वेरी अगर SaaS एप्लीकेशन के लिए नहीं है सो वो हमेशा राउटिंग टेबल के थ्रू जाएगा, अगर SaaS एप्लीकेशन से है तो हमेशा वो आपका जाएगा दैट इज वाया द आपका जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग पाथ होगा उसके थ्रू जाएगा, राइट। सो आपका सिंपली यही फिर से दिखा रहा है कि भाई दो तरह का, एक नेट यहाँ पे लेके गया टीसीपी से SaaS से, अगर इसमें लेटेंसी आ गई तो फिर आपके यहाँ से बीएफडी ऐड हो जाएगा, नेट हो जाएगा, और ये भी कैश टेबल इनिशिएट करेगा, ये भी कैश टेबल बनाएगा। कैश टेबल नहीं, डीपीआई जो होता है वही आपका एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज करके आपका कैश टेबल बनाता है।
फिर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्लाउड और रैम सर्विसेज इनेबल करना कर पड़ता है, जो मैंने किया अभी। जब इनेबल करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल किया, बिना इनेबल किया आपको ये सारी चीज दिखेंगे नहीं। जैसे इनेबल करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप मॉनिटर कर सकते हो, और उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के बाद आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। उस ग्राफ में आपको चीजें दिखने लग जाएगी। सो दिस इज द क्लाउड ऑन SaaS। तो जनरली आपको इसमें प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू नो कि SaaS का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन चलती कैसे है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही एप्लीकेशन रिकग्नाइज कर देता है, और रिकग्नाइज करने के बाद वो अपने आप ही, इसके पास इंजन होता है कि आपको जब से जाके कौन सा एप्लीकेशन को मॉनिटरिंग करना है, वो अपने आप ही बताते रहेगा कि किस एप्लीकेशन की क्या क्वालिटी स्कोर्स है आपके। तो यहाँ से आपको बेसिकली टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे और हम जैसे मान के चलो कि ये हमारी कहाँ गया। सर डीएनएस में क्वेरी है सर। हाँ सर जस्ट सपोज कि डीएनएस के लिए एक और रेस्पॉन्स जाता है, राइट, क्वेरी जाती है और रिजॉल्व होके आती है, तो वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोर मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर में कोई ब्राउजर है उसके कैशे में आके स्टोर हो जाती है, करेक्ट सर। तो हाँ उसके बाद में यदि वो हमारी रीचेबिलिटी एक बार हमारी एंट्री हो गई कैशे में, उसके बाद हमारी डीएनएस से रीचेबिलिटी ब्रेक हो जाती है, तो जो ब्राउजर की कैसे होता है उसके बिहाफ पे वो रिजॉल्व कर पाएगा या फिर भी वो सर्वर से रीच करने की कोशिश करता है सर? नहीं, कैसे में जब तक रहेगा तब तक तो आपको रिप्लाई करेगा ही ना। जब कैसे से आप उसको फ्रीज कर दोगे तो आपका रिप्लाई करना बंद कर देगा। ओके ओके। हाँ 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 हाँ। अब देखो यहाँ पे इन एप्लीकेशंस के लिए मैंने एक साइट को अटैच कर दिया, साइट नंबर 5 के लिए। अब उस साइट के लिए करेगा इस तरीके से, जितने भी आपके साइट्स होंगे उसको अटैच कर सकते हो। तो उन साइट के लिए ये एप्लीकेशन को प्रोब करते रहेगा कि भाई कौन कौन सा साइट है। तो यहाँ पे जाओ आप, और क्लाइंट साइट यहाँ पे आप ऐड कर दो कि कौन से क्लाइंट। एक साइट अटैच कर दिया क्योंकि वो वी मैनेज मोड में था, बाकी नहीं है। तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वी मैनेज मोड में नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे गया, एक मिनट, टेम्पलेट में, जस्ट फॉर डुअल साइट वाला कहाँ गया। लेकिन पूरी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, उड़ जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने तो कर लिया सारा प्रैक्टिकल। सो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप साइट अटैच कर दोगे तो अपने आप ही प्रोब करने लगेगा, वो साइट अपने आप ही इनिशिएट करेगा, प्रोबिंग वगैरह सब कुछ करेगा। तो तो सर विवेक जी, इसमें बेसिकली हम लोग केवल मॉनिटरिंग करते हैं क्या सेस में, मतलब नहीं नहीं, मतलब मॉनिटरिंग के साथ कि साथ राउटिंग भी तो होता है आपका अपने आप ही। देखो ना, मतलब राउटिंग भी तो हो जाएगा आपका अपने आप ही। SaaS एप्लीकेशन के दो लिंक है मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। ये दो लिंक है DIA का, एक किधर से कनेक्टेड है, आपका SaaS एप्लीकेशन यहाँ पे है। आप मान के चलो कि इसका लेटेंसी लॉस बढ़ गया तो अपने आप ही फेल ओवर यहाँ पे हो जाएगा, इधर जाने लगेगा। इसका नॉर्मल हो गया तो अपने आप ही इधर जाने लगेगा। तो ब्यूटी हो गया ना SaaS का। करेक्ट करेक्ट, तो ये हाँ हमारा लिंक भी मॉनिटर कर रहा है, हाँ, मतलब लिंक जो भी लॉस हमारा लेटेंसी भी मॉनिटर कर रहा है। उसके बेस पे हम एप्लीकेशन को हम यहाँ पे सेस इनेबल करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कि सर कौन सा बिल्कुल। पाथ सर ले आज रहा है। आजकल तो सर डीएनएस ने हंगामा मचाया हुआ है एसडीएन में पिछले 6 हम्म महीने से। हम्म। वो सर हाँ गवर्नमेंट साइड है, हर हर कंट्री की रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना सर, बाहर से वो रिजॉल्व नहीं होती है। हाँ तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि डीएनएस सबके बाहर जा रहे हैं, हम्म। सेंट्रलाइज हैं, वहां से पहली बात तो डीएनएस से रिजॉल्व नहीं होता, फिर डीएनएस रिजॉल्व भी कर लेते हैं लोकल से, तो फिर उसका फिर लोकल ब्रेकआउट करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, बहुत ज्यादा DNS का बहुत चक्कर है। तो देखो ये साइट 200 है, इसको भी अटैच कर दूंगा तो इसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपने आप ही उस टेम्पलेट से अटैच हो गया जाकर। ये लैब का पार्ट नहीं था, बट स्टिल आई एम शोइंग कि आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ओके, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। लेकिन चलो मैं करके दिखा देता हूँ कि अगर इन साइटों पे इंटरनेट है तो आप इसको बड़े आसान से इसको कर सकते हो। अभी एक साइट और है, इसको भी कर लेते हैं। इसके लिए शायद इंटरनेट पे हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी है। मैं DIA पॉलिसी एक बार एक्टिवेट करता हूँ। तो लैब में ना ये वाला वी हाँ एच बताइए। थ्री पे डाया नहीं है सर ना, जो हमारी लैब है
हम लोग ऐड कर लो ना, ऐड कर लो ना, क्या दिक्कत है? ऐड कर लो एक इंटरफेस लगाकर, नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सर तो बहुत ज्यादा काम नहीं किया है ना इसमें, इस वाली मतलब एडिंग और ये सब कुछ किया नहीं, GNS3 पे किया ज्यादा। कोई बात नहीं, तो हो जाएगा आप ऐड। ही कर देना। हाँ चलो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। मैं कर मतलब दूंगा। कई बारी सर वी एज मतलब बाकियों से ना कनेक्टिविटी नहीं बना पाता है। लास्ट टाइम मैंने किया था, मैं कर रहा था लैब, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो अपनी आईपी को सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा था, बाहर जा ही नहीं रहा। 2-3 बार वो रिस्टार्ट भी किया, हम्म। फिर आपके पास मैंने भेजा था अभिषेक सर के थ्रू, तो आप हाँ उसको शायद पूरा रिसेट किया लैब को, तो आज चेक करूंगा चलता है तो। चल जाएगा, चल जाएगा कभी। अरे कई बार क्या होता है कि लैब ना आप हाँ, ऑफ नहीं कर रहे हो, कई बार बंद कर दिया करो। बंद करके मैंने चालू किया था, कुछ नहीं किया था आपकी लैब में, मैंने सिर्फ ओके। उसको रिस्टार्ट किया था, VH को पिंग होने लगा था। तो कई बार चीज होती है, बहुत देर तक वर्चुअल मशीन्स है ना, इनको बंद, इसमें बोलता हूँ हाँ, बंद कर दिया करो इसको। तो मैं देखा कि सारी लैब आपकी चल रही है, तो मैंने सबको बंद कर दिया, बंद करके दोबारा चालू किया, पिंग होने लगा। मैंने भी किया था सर, दो चलो कोई दो बात दो नहीं, इट्स बार। ओके, आप बता दिया करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम चेक करवा लेते हैं पीछे से क्या दिक्कत है। ओके। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी देखो, ये भी हो गया आपका खुश, हो जा भाई। पता नहीं क्या होगा, चलो हो जाएगा। हम अब यहाँ पे जाओ, ठीक है, 3 साइटें हो गई अटैच। अब यहाँ पे कर दो अटैच फिर से क्लाइंट साइट। तो इसी तरीके से साइट 3 पूरा भी हुआ नहीं है, तो साइट 3 को भी अटैच कर दिया हमने। अच्छा वो अभी प्रोग्रेस में ही है पॉलिसी लगता है, जब तक होगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। अब स्टक हो गया वो टेम्पलेट। सर ओवरऑल ये हमारा पाथ और एप्लीकेशन को मॉनिटर करने का एक टूल है एक तरह से, है ना, सॉफ्टवेयर एज ए बिल्कुल सर्विस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्लस फेल ओवर का भी। फेल ओवर का भी, करेक्ट। हाँ अपने आप फेल ओवर का भी। शेड्यूल हो गया, पता नहीं शेड्यूल में दिखाने लगा है। चलो कोई बात नहीं, 3 साइड हमारी हो गई, बट मैं चाह रहा था कि इसको एक बार इसको 3 नंबर को ऐड कर दूं तो हो गया ना। अब हो गया। सही, जितनी भी साइट्स हैं अब इनकी ना एप्लीकेशन क्वालिटी मॉनिटर, अब DIA वाला भी देखो मैं करके दिखाता हूँ। DIA वाला एक्टिवेट कर दूंगा तो थोड़ी देर में ये प्रोविंग करेगा, तो ग्राफ भी बन जाएगा, जब तक हम क्लास करेंगे तब तक। अब पॉलिसी में जाओ, DIA की पॉलिसी कौन सी है, ये वाली है ना DIA की पॉलिसी। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा DIA का। हो गया। सो अब थोड़ी देर में आपको यहाँ पे ग्राफ दिखने लगेंगे साइट 3 का, कि ये जो बैड गुड 3 वाली साइट है ना, सबका दिखने लगा। और एक काम करता हूँ, बाकी का ना मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि उस पर DIA है नहीं किसी पे। तो मैं 5 को इसको ना डिटैच करता हूँ, इनकी कोई जरूरत है नहीं हमारे पास। तो एक ही साइट रहने देते हैं जिसपे DIA हमारे पास है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका सर ये क्या सिर्फ डाया के लिए काम करता है, MPLS के लिए काम नहीं करता है सर, सेस? नहीं,
डया के लिए काम करता है, मतलब इंटरनेट के लिए तो है। आप SaaS एप्लीकेशन कहाँ से यूज करोगे? इंटरनेट से ही करोगे ना, तो MPLS पे इंटरनेट थोड़ी चलता है आपका। तो लेकिन इसलिए सर जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे इंटरनेट कनेक्शन सारे ब्रेकआउट हो गए, ठीक है ना सर, मतलब डाउन हो गए, तो हाँ, फिर टोटल फेल ओवर, फिर वही लेगेसी की तरह डीसी जाके डीसी की तो फायरवॉल वही की। वो भी तो हो सकता है, तो उसको गेटवे बोलते हैं, उसको हम गेटवे बोलते हैं, दैट इज अ गेटवे साइट। तो अब हाँ हाँ। यहाँ से जाके यहाँ से जाएगा, तो गेटवे भी तो ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ गेटवे कन्फिगर करने का ऑप्शन है ना, गेटवे। तो गेटवे अगर ओके। गेटवे साइट आपके 200 है तो 200 डाल दो, गेटवे हो गया। लेकिन वहाँ पे DI हमारा एक्टिवेट नहीं है अभी, तो वो होगा तो गेटवे से फिर जाएगा, फिर वो गेटवे को मॉनिटर करेगा, तो वो आपका गेटवे का करेगा हमेशा। दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास भी, उसको बोलते हैं गेटवे। ठीक है, ओके। तो इसको मॉनिटर करने दो। एंड दिस इज द फुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आल्सो, कि आप लोगों को पूछे तो कैसे करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अपने आप मॉनिटर करेगा। दिस इज द ओनली कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू डू। सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन ओके। अब आती है बात आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, SaaS तो आप समझ के बहुत ईजी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज का मतलब क्या होता है, कि मान के चलो कि अगर हम जाते हो कि सबसे पहले आप अगर गूगल पे जाते हो, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ज्ञान दे देता हूँ, SaaS वर्सेस PaaS। सो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो कि जब भी हम बात करते हैं, तो SaaS में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है, और आपको बाकी चीजें मेंटेन बाय द प्रोवाइडर, जो SaaS प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें आपको कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना नेटवर्किंग, ना स्टोरेज, ना सर्वर्स, ना रन टाइम, ना मिडलवेयर, ना OS, ना वर्चुअलाइजेशन, ना डेटा, कुछ भी नहीं करना है। IS में क्या होता है कि आपको एक आपको स्पेस मिल जाता है, उस स्पेस के अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन मिल जाएगा, सर्वर्स मिल जाएंगे, स्टोरेज मिल जाएगा, नेटवर्किंग मिल जाएगा, लेकिन आपका OS होगा, आपका मिडलवेयर होगा, आपका रन टाइम होगा, आपका डेटा होगा, आपका एप्लीकेशन होगा, तो ये सब काम आपको खुद करना पड़ेगा। दिस इज एस पैस के अंदर ये सब ISP करके देगा नीचे वाला, और आपको सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा मेंटेन करना है। ऑन प्राइम में आपको सब कुछ ही, नेटवर्किंग से लेके स्टोरेज से लेके जो खुद का डेटा सेंटर होता है, सब कुछ आपको मेंटेन करना है। सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द SaaS एस पैस, जो भी आपके पास ऑन प्राइम का है। तो SaaS में समझ लिया कि ऑफिस 365 आप क्या लेते हो, आप वहाँ नेटवर्किंग थोड़ी करते हो, आप सिर्फ सर्विसेज लेते हो, और सर्विसेज के बेसिस पे आपका वो सब कुछ वहाँ पे जो एप्लीकेशन होस्ट करने वाला एप्लीकेशन ऑनर है, वो आपको कनेक्टिविटी देता है, और बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग। बट अगर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज लेते हो तो एप्लीकेशन डेटा दोनों आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लेते हो तो आपको एप्लीकेशन डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर सब करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको कनेक्टिविटी होनी चाहिए डेटा सेंटर के साथ। तो इसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इफ यू वांट टू डू दैट, सो आप बेसिकली इसको एजोर में कर सकते हो और AWS में कर सकते हो। तो जब एजोर में करोगे, AWS में करोगे, तो करना क्या होगा, तो मैं फुल पिक्चर दिखाता हूँ आप लोग को, कि जो भी आपके साइट्स होंगे, जो भी आपके साइट्स होंगे, उस साइट से आपको इनके गेटवे राउटर से आपकी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, और इसके पीछे आपका VPC होस्ट होगा जिसके अंदर आपके सर्वर्स लग रहेंगे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड BGP सेशन विद IPsec बनता है, और उसके ऊपर आपके जितने भी राउट एक्सचेंज होंगे, और इसको करने के लिए आपके पास इसका पोर्टल का आपके पास एक्सेस होना चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, सिर्फ लाइसेंस लोगे तो भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो fully automated through the vManage wizards, great simplified the brownfield integration। brownfield का मतलब ये होता है, देखो कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग साइट है, उसमें कुछ आपको चेंजेस करना हो तो उसको ब्राउन फील्ड साइट बोलते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब कि आपका बिल्कुल नया बनाना है आपको, तो उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। नो चेंज रिकॉर्ड इन VPC होस्ट। तो ये सारे चीजें अगर फास्ट फेलेवर, तो मतलब सिंपली कहने का मतलब है, क्लाउड का आपका पोर्टल होगा, क्लाउड के गेटवे राउटर से आपको BGP इंटीग्रेशन कर दो, और आप MPLS से इंटरनेट से कनेक्ट करो, तो किसी भी यूजर को अगर आपका साइट को अगर यहाँ के एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो वो वाया आपके SD-WAN कर सकते हैं, और इनका इंटीग्रेशन आपका बाकी जो प्रोवाइडर है उसके गेटवे से हो जाएगा। सिमिलर चीजें आपको अगर करना है एजोर के साथ, तो सेम ही कंसेप्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे VPC है तो यहाँ पे VNet में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे VPN हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका VGW है, यहाँ पे आपका VPN हो जाएगा गेटवे, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन होस्ट हो जाएंगे, तो सारा कुछ आपका सेम ही रहेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो दोनों के आपके पास लाइसेंस की API की होनी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। तो अगर इसको आप इनेबल करते हो यहाँ पे जाकर, तो देखो आपके यहाँ पे प्रोबिंग होने लगी, देखो आपका प्रोबिंग होने लगी ना,
और ये बोल रहा है कि VH1 और 2 का प्रॉबिंग इसने किया, जो बोल रहा है कि इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल डाउन दिखा था। मैं इसको हटाता हूँ, रुको। एक गेटवे साइट का प्रॉबिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो अपने आप ही ये प्रॉबिंग करने लगा। इसको डिटैच करता हूँ क्योंकि साइट 3 का देखना हमें ना। साइट 3 का देखते हैं, रुक जाओ, इसको डिटैच कर देते हैं हम लोग। तो थोड़ा देर मॉनिटर करते हैं इसको। सो एक चीज हमें दिख गया है कि वहाँ पे साइट पे कुछ नहीं है, तो वहाँ की प्रॉबिंग नहीं हो रही है, और डिवाइस साइट सब दिखा रहा है यहाँ पे। और एक बार इसको, रुक जाओ, पॉलिसी को भी थोड़ा देख लिया क्योंकि वो पॉलिसी हिट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको डीएक्टिवेट करके देखता हूँ। ठीक है। सो अभी ये प्रॉबिंग इसको करने दीजिए, देखते हैं क्या करता है प्रॉबिंग। यहाँ पे कुछ ग्राफ बन के आएगा रियल टाइम। सो अब अगर हम जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसके ऐड टू क्लाउड इंस्टेंस। क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट टू अनयूज्ड वैनेज। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। तो ये हमारा हो गया। लेट मी ट्राई अगेन। At least two unused managed device with the template attached should be available to be managed। कर तो रखा हमने, रुको एक मिनट। सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ भी हमने कर ही रखा है ना। नो क्लाउड इंस्टेंस एडेड, ऐड टू, ऐड न्यू क्लाउड इंस्टेंस। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि क्लाउड और नैप तभी ऐड कर सकते हैं कि टू अनयूज्ड वैन एज डिवाइस विद टेम्पलेट अटैच शुड बी। आता है यार इसमें ना, ये हो क्यों नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा है। Let me add 3। चक्कर क्या है? होना चाहिए तो। इसको होने दें एक सेकंड।
लेट देम कंप्लीट, इसको कंप्लीट होने देते हैं, नहीं तो फिर एरर देगा ये। सर जैसे सपोज हमने सेस को इनेबल किया है, ठीक है सर, तो सिर्फ ये डीएनएस क्वेरी पे ही काम करेगा, कुछ और भी काम करेगा सर ये? दो चीजें, एचटीटीपी प्रोबिंग एंड डीएनएस क्वेरिंग। एचटीटीपी HTTP 80 भी हैं दोनों, मतलब 80 तीन चीज। 80 80 80 सिर्फ 84 बोल रहे हैं। 80 क्या होता है सर ये? एचटीटीपी एचटीटीपी। अच्छा HTTP ना, हाँ 80 पोर्ट और डीएनएस 53 है, 80 और 53 को ये हाँ प्रोब करेगा। रिडायरेक्ट करेगा। हाँ ओके, प्रोब करेगा। ओके, और 443 को 443 नहीं, एचटीटीपीएस नहीं है, सिर्फ एचटीटीपी है। 80 पे तो बहुत कम चीजें चलती हैं आजकल, ये चलती हैं। वो प्रोबिंग करने के लिए, सिर्फ एप्लीकेशन को प्रोब करने के लिए, सिर्फ वो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। एप्लीकेशन अच्छा। चलना अलग होता है, प्रोबिंग अलग होती है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे मतलब हाँ, जैसे बीएफडी प्रोबिंग करते हो ना आप, वैसे मान के चलो। यस। ओके ओके, बीएफडी हो गया हमारे आईपीसेक के लिए, ये हो गया हमारे एप्लीकेशंस के लिए। राइट राइट। तो उसमें यदि जो जैसे को हमारे दो डाया हैं, उन दो डायस के बीच में फिर ये डिसाइड करेगा कि किससे मुझे लेके जाना है। राइट राइट, वो अपने आप ही उसको प्रोब करेगा। आई थिंक इसके लिए हमें क्लाउड का लाइसेंस अब चाहिए होगा। पहले ऐड ऑप्शन आता था यहाँ पे, ऐड क्लिक करने पे ना, अभी दिखा नहीं रहा है। आना चाहिए यार, यहाँ पे आता था एटलीस्ट टू अनयूज्ड वैन डिवाइस with template attached should be available. We managed to proceed this. तो हमने यार किया तो है नहीं है इसमें भी, हमने एक ही यूज किया है, दो तो हमने किया नहीं है। क्या चक्कर, इसको करना चाहिए। तो शुड वर्क, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना चाहिए। और सर एक क्वेरी और है मेरी। हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, आपको दिक्कत नहीं है। सर ये माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मेरे लिए हाँ कोई फायरवॉल मत लगाइए, कोई आईपीसेक मत लगाइए, कुछ भी मत कीजिए, आप सीधा मेरे पास आइए, जाइए ऊपर नेटवर्क पे कम्युनिकेट कीजिए। हम्म। तो ऐसा सर ये ये मतलब किस तरह, किस बिहाफ पे कहता है सर ऐसा कि मैं सिक्योर हूँ? मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्या मतलब, कौन सर्विस की बात कर रहे हो? मतलब सर ये आपका आउटलुक हो गया और ये टीम्स हो गया, ये सब डाया पे जाते हैं सर ओपनली। ओपनली नहीं जाते हैं डे पे, किसने बोला ओपनली डे पे जाते हैं? सर मेरे यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट ने कह रखा है, हमने डाल भी रखे हैं टीम्स और आउटलुक सब डाया पे विदाउट एनी। तो डया पे ट्रैफिक कैसे जाता है आपका, बताओ मुझे। डया पे ट्रैफिक कैसे जाता है? आपकी एक साइट है, यस। ठीक है, हाँ एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इसको पेन से लिख लेता हूँ। जैसे ये आपकी साइट है एक, यस यहाँ सर। पे क्या राउटर लगा हुआ, फायरवॉल लगा हुआ, क्या लगा हुआ? सर राउटर SD-WAN फायरवॉल, का। हाँ जी, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड है, हाँ हाँ। मान के चलो एज्योर क्लाउड है, ठीक है। यस सर, बीच बीच में ऑफिस हमारा वाइव क्लाउड हो गया। हाँ जी। AISP हो गया, ठीक है। यस यस। अब इसको यहाँ भेजने के लिए क्या करते हो आप? ये कैसे, यहाँ यहाँ IP से है, GRE है, क्या यूज करते हो? यहाँ से अभी तो वैसे जो हमारा HTTP और HTTPS ट्रैफिक है वो तो जी स्केलर से जाता है, जो कि सिस्टम पे ही जी स्केलर टर्नर बनती है ना। सिस्टम पे नहीं बनती है। आप दो तरह का होता है, एक वर्क फ्रॉम होम यूजर होता है हाँ और जी एक वर्क फ्रॉम ऑफिस यूजर होता है। अब हाँ दोनों का अलग अलग केस होगा। जीएस क्लियर के लिए, हाँ। इसके जी लिए जो स्केलर पे सर पहले हमारी, इसके लिए हमारे पास GRE। हाँ पहले GRE बनती थी राउटर पे सर, अब वो हटा के अब हाँ जी स्केलर ने एक सॉल्यूशन दिया है, वो सिस्टम पे ही जो हमारी एक वो जी स्केलर ऐप होता है वहीं से ही टनल बनती है। GCC और ऐप, राइट। हाँ जी, वो सीधी HTTP और HTTPS को लेके जाती है हमारी जी स्केलर पे डेस्टिनेशन पे, है ना।
बाकी जो ट्रैफिक बचा वो हमारा गया गेटवे पे, मतलब सिस्टम के गेटवे पे, और वो गेटवे से आया फिर राउटिंग होके फिर वो आया इस पे आपका राउटर पे। अब राउटर पे जो हमारा आउटलुक और जी इसका MS टीम का ट्रैफिक है, उसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि वो डायरेक्टली जाएगा डाया पे, मतलब विदाउट एनी, फिर विदाउट एनी IP सेक और लाइक, क्योंकि जी स्केलर से बाहर वो वहां से हो ही गया, और ये गया आउटलुक का। और फिर जो हमारा बचा कौन सा ट्रैफिक, जैसे कि हमारे कुछ ट्रैफिक्स होते हैं ये FTP और ये सब मैं के। 1 मिनट बस थोड़ा क्लैरिफिकेशन, तो ये डायरेक्ट मतलब क्या है? यहाँ पे आप BGP यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ पे डायरेक्ट सर हमने डिफॉल्ट कैसे? रूट डाला हुआ है अच्छा, डिफॉल्ट डाया रूट के डाला लिए। है। हाँ जी, डिफॉल्ट रूट यहाँ सिंपल आप नेट कर दे रहे हो, राइट? यस सर, नेट करके आप सीधे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पे भेज दे रहे हो, राइट? यस। अच्छा, आप तो GRE। सर इस हम्म केस में सर ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए अगर डायरेक्ट इंटरनेट लिंक ले रखा है ESP से, तो बीच में अगर हम जी स्केलर क्लाउड सिक्योरिटी लगा देंगे तो उस केस में तो हमारा लोकल इंटरनेट ब्रेकआउट जी स्केलर से हो जाएगा, लोकल टू द बॉक्स तो होगा ये नहीं। मना कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि जिस कलर से हमारा आउटलुक का ट्रैफिक नहीं जा रहा है, ऐसा बोल रहे हाँ हैं। सर, फिल्टर आउट किया हुआ है सर। जी स्केलर पे सिर्फ HTTP और HTTPS जा रहा है सर, और जो हमारा बाकी का ट्रैफिक है जैसे कोई FTP और ये सब जो भी हमारे DNS स्क्वायर ऑथेंटिकेशन है, वो हमारी एक अलग से IP सेक बनती है प्रिज्मा पे, वो उससे जाता है। हम्म और जो हमारा टीम्स, और पहले हमारा टीम्स और आउटलुक का ट्रैफिक भी प्रिज्मा पे ही जाता था, हम्म लेकिन उसमें डिले आता था, है ना। अच्छा। तो टीम्स के पास हम गए, टीम्स ने बोला आपने जो हम ये ट्रैफिक डाला हुआ है प्रिज्मा पे, आप इससे आप बाहर कीजिए, और आप विदाउट एनी फायरवॉल आप हमारे पास आइए, तो आपको लेटेंसी कम मिलेगी और आपको जिटर भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद वो सॉल्व हुआ। तो उसके लिए पॉलिसी हमने बनाई जी स्केलर उस पे SD-WAN बॉक्स पे, कि जो हमारे पोर्ट्स हैं MS टीम के और आउटलुक के, और जो IP सबनेट है इनके अपने आउटलुक के इसके MS टीम के, वो हमने डायरेक्टली विदाउट एनी प्रिज्मा निकाले, तो फिर वो ठीक हुआ। तो सर ये अच्छा, किस मतलब क्वेरी ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कैस मतलब अपने जो एप्लीकेशंस के इनके अपने पैकेट्स होते हैं उस पे ये मतलब वो बोलता है कि जो मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है ना। तो 1-1.5 साल चले थे हमारे कम्युनिकेशन प्रिज्मा के थ्रू, बट उस पे वही सब लड़ाई वगैरह हुई, तो उसने फिर हमने उसको डाला हुआ है अभी ओपन पे ही, तो उस पे चल रहा है और अभी सही चल रहा है। तो ये सर अपनी सिक्योरिटी ये किस हिसाब से रखता होगा, मतलब पैकेट बेस्ड जो सिक्योर करता है, या फिर जो कम्युनिकेशन जो इसके पैकेट ओपन इंटरनेट पे जाते हैं उस पे ही सिक्योर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नहीं तो नहीं, करता होगा आपका सर ये। आपका राउटर है, राउटर से आपने आपकी कंपनी का राउटर है, आपने डिफॉल्ट राउट भेज के सीधा ISP भेज देते हो, राइट? यही करते हो ना आप? और ये हाँ आपका नहीं, पहुंच हमारा जाता। डिफॉल्ट रूट जाता है जी ये प्रिज्मा की तरफ, जो हमारा डिफॉल्ट रूट है ओपन, वो प्रिज्मा की तरफ जाता है। लेकिन उससे भी हम पॉलिसी निकाल कर उसमें भी जो पॉलिसी हमारे उसमें हमने फिर पॉलिसी में क्या डिफाइन किया हुआ है हम्म कि जो हमारा MS टीम के पोर्ट्स हैं और जो सबनेट हैं वो भी प्रिज्मा पे नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली इंटरनेट पे जाएंगे, डाया पे। नेक्स्ट होप उसका डाया होता है, डाया का जो अब नेक्स्ट मुझे होप ये है। बताओ कि आपके पास ये चीजें हैं, ठीक है? यस ये कहाँ पे आपका, नहीं, मान के चलो कि, मान के चलो ये GCC आपका ऐप हो गया। हाँ, वो PC पे है सर। GCC जिस कलर का हो गया PC पे है, मैं जस्ट दिखा हाँ रहा हूँ कि अगर कोई यूजर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यस सर, अगर इसको मान के चलो कि 2 तरह का ट्रैफिक है, गूगल पे जाना है इसको, ठीक है, यस सर। google.com पे जाना है, तो ये ट्रैफिक आपका यहाँ से निकलेगा, स्विच पे आएगा, स्विच से राउटर पे, या मान के चलो कि जिस भी चला गया डायरेक्ट PC से, लेकिन इंटरनेट हाँ पे जाना पड़ेगा ना उसको, बिना हाँ इंटरनेट जी, कैसे जाएगा? नहीं, ये भी इंटरनेट पे, हाँ फिर हाँ, ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, ठीक है? ठीक है सर, बीच में GCC के इंटरनेट, थ्रू जाएगा क्योंकि इंटरनेट है, वो ठीक है। HTTPS है। हाँ सर। ठीक है, हाँ जी, ये आपका
HTTP या HTTPS हो सकता है ट्रैफिक, ठीक है। वो GCC पे जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि यही यूजर अगर इसको ऑफिस ड्राइव जाना है तो राउटर पे आता है, राउटर पे आपने डिफॉल्ट और डाल रखा है 0.0.0.0.0, नेक्स्ट पे इसका ISP है, ठीक है, नहीं ये ना। सर, नहीं सर, जो हाँ, डिफॉल्ट राउटर पे है वो है प्रिज्मा की तरफ, प्रिज्मा एक्सेस राउटर की पे तरफ, जाएगा प्रिज्मा की तरफ। और ठीक लेकिन है। उस प्रिज्मा के ऊपर भी एक पॉलिसी लगाई हुई है ना। हाँ, उस पॉलिसी में हमने डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारे ये जो सबनेट हैं इसके MS टीम के और आउटलुक के, वो प्रिज्मा पे भी नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट जाएंगे आपके इंटरनेट पे। अब प्रिज्मा नहीं पे कौन कौन सा ट्रैफिक। अब जब यहाँ प्रिज्मा भेजे तो फिर लॉट प्रिज्मा के आगे भी कोई इंटरनेट का ब्रेकआउट है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं सर, वो आप उस कंफ्यूज हो पे। रहे हो, ऐसा ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स कोई करता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो आपका आपके राउटर पे एक ही, आपका तो एक ही सर्किट है ना इंटरनेट पे जाने के लिए, यही सर्किट है हाँ एक एक तो। ही है। हाँ तो सर एक प्रिज्मा ही पे है। जाएगा तो प्रिज्मा क्या करेगा फिर, दोबारा राउटर भेजेगा इंटरनेट पे भेजेगा, ये क्या करेगा ये? दो ही हो सकता है नहीं ना कि प्रिज्मा पे, MS टीम का सर प्रिज्मा पे ट्रैफिक नहीं जाता है सर। एक बार बोल रहे हो कि सारा ट्रैफिक प्रिज्मा में जा रहा है, दोबारा बोल रहे हो कि नहीं जाता है तो पहले बताओ कि नहीं जाता है सर, कि नहीं जाता। सर मुझे ये बताओ कि मेरी बात, ऑफिस ऑफिस 365 MS टीम का ट्रैफिक आप राउटर प्रिज्मा से पे नहीं आया। जाता है। हाँ हाँ ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि प्रिज्मा पर नहीं जाता, ये यूजर है, मैं हूँ, ठीक है, योर PC 1। हाँ हाँ जी ये सर। PC को जाना है तो कैसे जाएगा, क्या करेगा, यहाँ पे पहले PC अपने गेटवे पे आएगा, आएगा यस ना। यस। आने के बाद चलो GCC का अगर है ट्रैफिक HTTP का तो GCC चला जाएगा, अगर नहीं है ठीक है। हाँ तो हाँ। तो गेटवे वो पे गेटवे से राउटर पे आएगा। राउटर पे क्या चेक करेगा ये? अब राउटर पे VPN 1 के लिए, मतलब सर्विस VPN के लिए वो उस पे यदि उसमें क्या है कि जो हमारा VPN 1 से डिफॉल्ट रूट डाला हुआ है, वो डाला हुआ है ये आपका प्रिज्मा, ठीक है ना। प्रिज्मा डाला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी पॉलिसी लगाई हुई है कि हमारा यदि सबनेट होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जो माइक्रोसॉफ्ट के करीब कितने हैं हमारे, करीब 6 से 7 सबनेट हैं 18 के, हम्म 52 सीरीज के हैं, कुछ 17, कुछ 20 के। तो उसके लिए अलग से पॉलिसी लगा रखी है। वो वो जाएगा डायरेक्टली इंटरनेट, वो प्रिज्मा को बाईपास करेगा, मतलब ठीक है, प्रिज्मा तो मतलब पे। आपने यहाँ PBR लगा रखा है कि भाई अगर मेरा यस कोई अगर डेस्टिनेशन अगर मेरा ऑफिस इस वाइब का MS टीम का हो तो ये बोलो ना आप, यस तो यस, मेरा वो वो ISP डायरेक्ट पे जाएगा। लोकल जाएगा, प्रीमियम पे नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब एक क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यहाँ लगा रखा है कि ये सोर्स डेस्टिनेशन मारेगा तो यहाँ पे चल जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये कि इसके बाद आप बोलते हो कि ना आपके पास कोई फायरवॉल, यहाँ पे कुछ भी फायरवॉल नहीं है, यस। नहीं सर, ठीक है। कोई फायरवॉल नहीं है सर। MS टीम और आउटलुक के ट्रैफिक के लिए ओपनली जाता है सर वो ट्रैफिक। अब ये मतलब किस तरह से अच्छा ये बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट। आपके आपके पास इस राउटर पे सिक्योरिटी फीचर इनेबल है या नहीं है, SD1 सिक्योरिटी? नहीं सर, वो भी नहीं। वो भी नहीं है, ठीक है। नहीं। अब दो चीजें हैं, ये जो ट्रैफिक होगा जो MS टीम का या हाँ जी। आपका ये ऑफिस 365 का, ये ट्रैफिक आपका HTTPS बेस पे होता है, ठीक है, कभी ठीक HTTP पे नहीं होता है। तो ठीक है। HTTP पे जो होता है ट्रैफिक वो पोर्ट 80 पे होता है जो अनसिक्योर होता है, हम्म। ठीक है। ठीक है। HTTPS जो ट्रैफिक होता है इट्स वेरी सिक्योर। आपने कभी बैंकिंग का साइट यूज किया है? हाँ सर, वो HTTPS पे खुलती है मेरे से। खुलती है, तो क्या आप अपने घर पे इंटरनेट से यूज करते हो बैंक का साइट? सो नहीं। कभी घर से इंटरनेट फायरवॉल लगी हुई है आपके पास, नहीं सर। आप इसमें ट्रांजेक्शन करते हो, कभी हैक होता है? नहीं सर। नहीं होता है ना। सेम चीज हम्म, है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन HTTPS पे होती है, सो वो HTTPS कनेक्शन जो होती है दैट आर वेरी सिक्योर, उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो इंटरनेट पे भी जा रहा हो तो इंटरनेट को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या जा रहा है, समझ गए। ओके। तो ये HTTPS वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका आपको सेव करता है। जैसे आप घर से कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो जो भी HTTPS बेस पे, क्योंकि आप ऑफिस HTTPS पे ही खुलता है, आप अगर जाओगे इंटरनेट पे यस खोलोगे सर। MS टीम भी, हम्म। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये HTTPS पे ही खोलेंगे ऑफिस 365, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि ये मेरा, देखो ओके, खुला, वो HTTPS पे खुल रहा है हमेशा। खुला ना। हाँ जी हाँ जी।
तो ये आपका होता है। यू गॉट योर आंसर? यस यस ऑफिस MS टीम्स। सो इसको भी अगर खोलोगे आप तो ये भी आपका देखो HTTPS ही है ना, HTTPS है, हाँ जी सर। देखो। तो इसलिए ये HTTPS जितने कनेक्शन होते हैं सिक्योर होते हैं, आप इंटरनेट भेज दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ओके, उसके अंदर फिर वो अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं जो भी रहती है कुछ नहीं, इसकी। HTTPS ऑलरेडी सिक्योर ही होता है, TLS/SSL बेस होता है, सर्टिफिकेट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, ये हाँ ऑलरेडी सिक्योर होता है, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ओके वो ओके। क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, देखो अब यहाँ से कनेक्शन आपका गया, साइट से निकल के जब पहुंचता माइक्रोसॉफ्ट में, तो जो आपका ट्रैफिक आता है ना, उसको उनके पास वहां पे एडवांस फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, हम्म। जो आपके कंटेंट को वो लोग चेक करते हैं कि भाई जो कंटेंट मेरे पास आया है, दे हैविंग अ मैलिशियस स्टफ्स और नॉट। अगर मैलिशियस है तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, आपको नहीं है तो आपको छोड़ देंगे, तो जाओ टाटा बाय बाय। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से देखो, अब मैं ये कर रहा हूँ तो इसका हमारे पास फीचर है नहीं, तो इसके पास ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो अभी प्रोबिंग भी करने लगा, तो यहाँ पे अगर एज करोगे तो यहाँ पे जैसे ही करोगे तो क्लाउड इंस्टेंस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा जब आपको लाइसेंस होगा। तो इसके अंदर आपको ये देखो API की वगैरह चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट देता है आपको। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि मेरे डिवाइस क्या क्या है, कैसे कैसे है। फिर ये आपका वैनेज वगैरह डिस्कवर सेलेक्ट, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ना जरूरत पड़ेगी, बट हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर पता चले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से VPC हैं, कैसे कैसे कनेक्टेड हैं और उनके क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसके लिए आप नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास एजोर का और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल की इंफॉर्मेशन ना हो और लाइसेंस आपके पास पूरी आपने सिस्को से ले नहीं रखा हो इस इन दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए, तब तक आप कर ही नहीं सकते हो। सो दिस इज क्लाउड ऑन रैम और क्लाउड ऑन SaaS की जो आपके कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आते हैं कि भाई SaaS और IaaS का बीच में आप कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हो। बस इतना ही है कि आप अगर वहां पे इंफ्रा में आपको होस्ट करना है, आपको अपना मेंटेन करना OS रन टाइम और मिडलवेयर, तो आप IaaS लो, SaaS में जैसे SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका SaaS और IaaS। इसको मैं रिकॉर्डिंग कहीं पे स्टॉप करता हूँ।